हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सवाल जो कि पूछे गए थे यूपी, एमपी और हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में। टॉपिक आज का हमारा है इनकम टैक्स का। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से लाइक बटन को दबा दीजिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छी खासी रिवीजन और प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे हो जाएगी। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको एवं स्टडी क्लासेस के कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए हमारे पास PYQ और टेस्ट सीरीज का कोर्स अवेलेबल है। और अगर आपको मास्टर बनना है पूरे प्रिपरेशन का, तो मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है यूजीसी नेट कॉमर्स और पेपर 1 के लिए। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की, तो एमपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएचईएससी, इन सब के कोर्सेज, इन सब के क्रैश कोर्सेज हमारी वेबसाइट और ऐप पे अवेलेबल है। और केवल आपको प्रैक्टिस अगर करनी है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, तो आप क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवस्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, perquisites allowed by the government to its employees posted abroad will be। तो गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉइज को परक्विजिट्स दे रही है, ऐसे एम्प्लॉइज को जो इंडिया से बाहर पोस्टेड है, वो क्या होंगे? फुली टैक्सेबल, फुली टैक्स फ्री, पार्टली टैक्सेबल या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे परक्विजिट्स जो प्यारे दोस्तों रहते हैं सेक्शन 10 के अंदर पूरे के पूरे एग्जाम्प्ट किए गए हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फुली टैक्स फ्री का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपको बताना है हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू क्या होगी। एनुअल वैल्यू यानी कि NAV आपको यहाँ पे कंप्यूट करनी है। म्यूनिसिपल वैल्यू आपको दे रखी है 1,60,000। फेयर रेंटल वैल्यू 1,40,000 है। रेंट रिसीव्ड है आपका 2,40,000 का। दिस इज गोइंग टू बी योर एक्चुअल रेंट। इसके अलावा म्यूनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्सेस आपको 16,000 के दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेंट विच इज गोइंग टू बी हायर ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। तो ये आपका 1,60,000 हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे गिवन नहीं है तो उसे इग्नोर करेंगे। एक्चुअल रेंट आपका 2,40,000 है और हायर ऑफ द एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट इज गोइंग टू बी योर GAV। और GAV हमारा निकल कर आ जाएगा 2,40,000 का। इस GAV में से आपको लेस करना पड़ेगा म्यूनिसिपल टैक्सेस को यानी कि 16,000 को। तो आपका NAV यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। और NAV प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका 2,24,000 का बनेगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का आ जाएगा। चलिए, सवाल है जी, द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो डेली अलाउंस मिल रहा है, बताइए एग्जम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा या फिर क्या होगा, वो आपको बताना है जी। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो डेली अलाउंस यहाँ पे रहता है उसे सेक्शन 10 के अंदर पूरा का पूरा एग्जम्प्ट किया गया है। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो यहाँ बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों बनेगा। चलिए, तो यहां पे अगला सवाल है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम्स टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी आर दी केसेस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस या फिर टैक्स मैनेजमेंट। अब देखो, टैक्स प्लानिंग की जब बात करते हैं तो उसके अंदर तो आप टैक्स को प्लान करते हैं, जो जो आपको लॉ के अंदर कंसेशंस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको अवेल करते हैं। जब हम बात करते हैं टैक्स इवेजन की, तो आप जान पूछकर अपनी जो इनकम है उसे कम दिखाते हैं, कुछ गलत क्लेम्स ले लेते हैं, कुछ आपके क्लेम्स आपको मिलने नहीं चाहिए थे, आप फिर भी ले लेते हैं अपनी इनकम को कम करने के लिए, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये टैक्स इवेजन के दायरे में आ जाती हैं। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे सामने सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल नॉट बी रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट। अब देखो, कैपिटल गेन टैक्स लगने के लिए आपके कैपिटल एसेट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका एसेट कैपिटल एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन टैक्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन है ज्वेलरी, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या फिर पेंटिंग्स। तो प्यारे दोस्तों, वैसे तो आपके पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं होते, बट उसकी एक्सेप्शंस रहती हैं ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और पेंटिंग्स।
आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर रूरल एरिया में है तो इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, अगर अर्बन एरिया में है तो कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन होगा, बट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आपका कैपिटल एसेट नहीं है और अगर आप इसे बेचते हैं तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। चलिए तो यहां पे सवाल है, फॉर द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज फैमिली मीन्स। अब देखो जी, इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ परक्विजिट्स को लेकर एग्जम्पशन आपको मिल जाती है और कुछ केसेस में अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है आपके एम्प्लॉयर के माध्यम से परक्विजिट की फॉर्म में, आपको कुछ ऐसी मेडिकल सहायता मिल रही है, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। अब फैमिली में कौन कौन आएगा? स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही प्यारे दोस्तों फैमिली की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव का बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है जी, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹1 करोड़। तो अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो इनकम टैक्स है उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो कितना है वो एक्स्ट्रा टैक्स, कितना है वो सरचार्ज का रेट, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। 15%, 5%, 2.5% या फिर निल। तो अगर मैं बात करूं असेसमेंट ईयर 24-25 की, तो असेसमेंट ईयर 24-25 के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे सरचार्ज के रेट्स हैं, तो उसमें अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 15% का सरचार्ज का रेट पे करना पड़ता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स यानी कि मैट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। प्यारे दोस्तों ये जो मैट का कंसेप्ट है किस एसएससी के केस में एप्लीकेबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर नन ऑफ दी अबव। ये जो मैट का कंसेप्ट है ये बेसिकली हमारी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, कि जो भी कंपनीज कोई टैक्स नहीं पे कर रही हैं उनको अपने बुक प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 जेबी। और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव का बनेगा, क्योंकि जो मैट का कंसेप्ट है इट इज एप्लीकेबल फॉर कंपनीज, इन सब एसेसिस के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। अदर देन कंपनीज के लिए हमारे पास कुछ एएमटी वाले प्रोविजन है, बट मैट तो केवल कंपनीज के लिए ही है। चलिए तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्स एग्जम्प्टेड इनकम्स। तो ऐसी कौन सी इनकम्स है जो इनकम टैक्स में एग्जम्प्टेड है, यानी कि उन पे कोई टैक्स लेवी नहीं किया जाता। डियरनेस अलाउंस ये तो भाई पूरा टैक्सेबल है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस भी पूरा टैक्सेबल है। फॉरेन अलाउंस की अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों जो आपके फॉरेन अलाउंस होते हैं, तो अगर आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं बाहर पोस्टेड है उनको कोई अलाउंस कोई परक्विजिट मिल रहा है, इट इज टोटली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो ये आपकी एग्जम्पशन में आ सकता है। मेडिकल अलाउंस तो पूरे टैक्सेबल ही रहते हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी फॉरेन अलाउंस का यहाँ पे बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस। तो प्यारे दोस्तों इनकम टैक्स निकालते हुए आप अपनी इनकम में से, रेवेन्यू में से कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो कौन से एक्सपेंस को आप माइनस नहीं कर सकते, ये आपसे पूछा जा रहा है। बैड डेट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। देखो आप बैड डेट्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को तो लेस कर सकते हो, बट इनकम टैक्स निकालते हुए इनकम टैक्स को कैसे माइनस कर सकते हो? तो दैट इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंस, ये अलाउड नहीं है, इसको नहीं माइनस कर सकते इनकम टैक्स निकालते हुए, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अंडर विच सेक्शन इंटरेस्ट शेल बी चार्ज्ड ऑन डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पे एडवांस में टैक्स जमा करवाना पड़ता है। पे एज यू अर्न स्कीम इसे बोला जाता है, कि जैसे जैसे आप कमा रहे हैं वैसे वैसे सरकार को एडवांस में टैक्स भी जमा करवाते रहे। अगर आप एडवांस में टैक्स जमा नहीं करवा रहे हैं तो आप पे यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी भी लग सकती है। तो इंटरेस्ट जो यहाँ पे चार्ज हो रहा है वो कौन से सेक्शन के अंदर चार्ज किया जाता है? देखो यहाँ पे मेनली आपके 3 सेक्शन आते हैं, 234A, 234B, 234C। 234A तो बात करते हैं कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम जो है उसको टाइमली फाइल नहीं किया। 234B बात करता है कि आपने एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया। 234C बात करता है कि आपने एडवांस टैक्स तो जमा करवाया बट उसे टाइम पे जमा नहीं कराया, उसे डेफर कर दिया, उसे डिले कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा रेलिवेंट सेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन 234C, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा।
चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपकी मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन किसके ऊपर चार्ज की जाएगी? परचेज प्राइस ऑफ द मशीनरी, रिटर्न डाउन वैल्यू, मार्केट प्राइस, एवरेज ऑफ द परचेज प्राइस एंड करंट मार्केट प्राइस। देखो, इनकम टैक्स जो है वो वर्क करता है कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक्स के ऊपर। तो अलग अलग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और हर एक ब्लॉक की अपनी डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, निकाली जाती है और इस डब्ल्यूडीवी के ऊपर ही आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, एक्स अ फॉरेन नेशनल नॉट बीइंग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to India for the first time on 15th April 2016. During the financial year 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 and 2021, he is in India for 130 days, 13 days, 210 days, 75 days and 80 days respectively. Determine the residential status of X for the assessment year 21-22. तो यहाँ पे हमें एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, रेजिडेंट है या फिर नहीं है, असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एक्स जो है वो कितने दिनों के लिए इंडिया में रुका था? तो 80 डेज के लिए वो इंडिया में रुका था। तो देखो, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट चेक करने के लिए आपकी दो कंडीशंस होती हैं जो आपको चेक करनी पड़ती हैं। या तो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा हो, वो तो पूरी नहीं हुई, या फिर इंडिया में वो यहाँ पे 60 डेज से ज्यादा हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा हो। तो इसके 60 डेज से ज्यादा है और पिछले 4 सालों को अगर आप टोटल निकालेंगे तो आराम से 365 डेज से ज्यादा निकल कर आ जाएगा। तो इसीलिए ये जनाब रेजिडेंट तो यहाँ पे बन जाएंगे, बट आगे चेक करना है कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं है। देखो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे। तो अगर आप टोटल लगाएंगे, 2016 में तो पहली बार आए हैं, ये टोटल लगाएंगे तो ये आपका मुश्किल से कुछ 400 डेज के आसपास ही आएगा। ये आपका 730 डेज के आसपास तो पहुंचेगा नहीं। तो ये जो फर्दर वाली कंडीशंस होती हैं आरओआर वाली, वो पिट जाएंगी। तो केवल वो रेजिडेंट ही हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट उनको हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने अब सवाल है जी, प्रोफेसर सुरेश मेनन रिसीव्ड अ बिल्डिंग एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर on 1st April 2020. The building was used by his father in his own business. It was acquired by his father for 5 lakh and its fair market value on 1st April 2020 was 6 lakh. His father had claimed a depreciation of 2 lakh 60,000 up to 31st March 2020. Determine the cost of building on which Professor Suresh Menon can charge depreciation. तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे केस क्या है? यहाँ पे केस है गिफ्ट का। तो यहाँ पे एक प्रोफेसर सुरेश मेनन है, एक एसएससी है बेसिकली। इस एसएससी को एक बिल्डिंग मिली गिफ्ट में अपने फादर से 1 अप्रैल 2020 को। अब ये बिल्डिंग उसके फादर यूज कर रहे थे अपने बिजनेस में, और यूज करते हुए वो इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज कर चुके थे। उसके फादर ने 5 लाख की खरीदी थी, बट वो इस पे 2,60,000 की डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर चुका था। और उनकी किताबों में ये 2,40,000 की शायद शो कर रही होगी। अब ये जो प्रोफेसर ने इसे अब एक्वायर किया, उनको गिफ्ट मिली, अब वो इसे अपनी किताबों में शो करने वाले हैं और अपनी किताबों में डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हैं। तो बताइए, खुद से लॉजिकली सोचकर बताइए कि उन्हें किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहिए? क्या पूरे 5 लाख पे क्लेम कर लेना चाहिए, या फिर जितना उसके फादर ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया उसे माइनस करके जो बचता है उस पर क्लेम करना चाहिए, या मार्केट वैल्यू पे करना चाहिए? सर बिल्कुल लॉजिकल सी बात है कि देखो, जितना उसके फादर ने ऑलरेडी क्लेम कर लिया उसे दोबारा क्लेम नहीं करने देंगे, अदरवाइज तो 2 बार डिडक्शन सेम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन की मिल जाएगी। तो ऐसा तो अलाउ नहीं करेगा इनकम टैक्स लॉ। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुरेश मेनन को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो चार्ज करना होगा 2,40,000 पे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो बनेगा, ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। देखो, जब भी कोई एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है तो आप कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर को अपनी कॉस्ट मान लेते हो, बट अगर उसमें से उसने कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम किया हुआ है तो उसे लेस करके ही फिर ही आप उसे अपनी वैल्यू में दिखाओगे डब्ल्यूडीवी पे, और डेप्रिसिएशन रिमेनिंग वैल्यू पे ही चार्ज करोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज?
तो आपकी इनकम जो है अलग अलग हेड्स में कंप्यूट की जाती है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सी इनकम नहीं आएगी? इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेसर एज अ यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर, तो ये प्रोफेसर की डायरेक्ट सैलरी इनकम तो नहीं है, अलग से इनकम है तो अदर सोर्सेज में दिखा सकते हो। डिविडेंड आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम रिसीव्ड ऑन लेटिंग आउट द हाउस प्रॉपर्टी, आपने घर किराए पे दिया, उसकी इनकम आपको मिली, तो दैट इज गोइंग टू बी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की नहीं होगी। ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर, तो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो फिर तो इसकी ग्रेचुटी कहां से सैलरी में आ जाएगी? तो अदर सोर्सेज में ही जाएगी। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दिस लेटिंग आउट प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर द हेड ऑफ द इनकम ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने अब सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट in respect of accommodation provided to central and state government employees is equal to the license fee। देखो, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक परक्विजिट है और इसकी वैल्यूएशन करने के लिए आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर कोई ऐसी अकोमोडेशन दी जा रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो उस केस में आपको देखनी होगी कि लाइसेंस फीस कितनी है। लाइसेंस फीस के बेसिस पे आपकी परक्विजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 है, रेंट फ्री रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एक्सम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। अगर आपका कुछ रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है कुछ स्पेसिफिक डिग्नेटरीज को, जो भी हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के, उनको अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो दैट हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। और इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाएंगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए, तो अब हमारे सामने सवाल है, विच इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स। तो हमारे इनकम टैक्स के अंदर प्यारे दोस्तों, आपकी जो भी इनकम है आप उसे प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर में जो आपका असेसमेंट ईयर है उसमें उसकी असेसमेंट की जाती है, आप रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्सेस अपने पे कर देते हैं। बट इसका एक्सेप्शन क्या है? यानी कि जिस साल में कमाई करी उसी साल में ही आपकी असेसमेंट हो जाएगी, उसी साल में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर हो जाएगा। यहाँ पे कौन से केस के अंदर ये आपसे पूछा जा रहा है? शिपिंग बिजनेस ऑफ द नॉन रेजिडेंट। देखो, कोई नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रहने वाला नहीं है, उसने इंडिया से कोई शिपिंग बिजनेस की कमाई करी है, इंडिया छोड़ के अपने जहाज में बैठ गया, शिप पे बैठ गया, इंडिया छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे केस में हमारी जो असेसमेंट है वो उसी साल के अंदर कर दी जाती है, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट अब दोबारा वापस नहीं आएगा, वो शिप पे बैठ गया, बाहर चला जाएगा, उसको कहां अगले साल असेसमेंट ईयर में हम पकड़ेंगे? तो पहले ही ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही उसकी असेसमेंट हम यहाँ पे कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का ही बनेगा। अगर पर्सन माइग्रेटिंग टू इंडिया है तो इंडिया में ही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस इंडिया में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सीएस का एसोसिएशन है तो उसमें भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे अभी हमारे सामने सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एडेन रूल्स 1953। ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस का दे रखा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ का दे रखा है जी, और आपको दे रखा है असेसमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी का, और दे रखा है टैक्स एग्जम्पशन का। देखो जी, यहाँ पे हमारे सामने जो एडेन रूल्स का जिक्र किया जा रहा है, ये बेसिकली हमारा इंडिया का एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है एक दूसरी कंट्री के साथ। ये जो कंट्री है इसे आज की डेट में यमन बुलाया जाता है, बट पहले इसका नाम एडेन हुआ करता था और इसीलिए ये एडेन रूल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके डबल टैक्सेशन रिलीफ से जुड़े हुए हैं। सवाल थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा फैक्चुअल है, और हो सकता है आपको इसका आंसर ना मालूम हो, बट अभी आप ये चीज याद रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, डबल टैक्सेशन रिलीफ का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने एक सवाल है, विच अमंग्स द बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स इज नॉट फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स नहीं है, कौन सा गलत नहीं है? इंडियन कंपनीज हैव लेविड अ टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडिया ऑपरेशंस। अब ये सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, कुछ एम्बिग्युइटी जरूर है इन पॉइंट्स में, 100% क्लैरिटी नहीं हो पा रही है इन सभी पॉइंट्स में। बट पहला पॉइंट कुछ ऐसा कह रहा है कि जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको अपने इंडिया की जो अर्निंग्स है उनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि कुछ हद तक सही लग रहा है। इसके बाद है, इंटरनेशनल कंपनीज हैव लेविड अ टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडियन ऑपरेशंस। तो जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको अपने इंडिया के ऑपरेशंस पे टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। थर्ड कह रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैव लेविड अ टैक्स ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर फॉरेन ऑपरेशन। तो इंटरनेशनल कंपनीज को अपने फॉरेन ऑपरेशंस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कंपनीज गेन प्रॉफिट ऑन अर्निंग्स फ्रॉम देयर इंडिया ऑपरेशंस। ये वाली स्टेटमेंट तो थोड़ी
अजीब सी लग रही है, समझ में नहीं आ रही, इनकम टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में तो कुछ बात बन नहीं रही है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है। अब इंडियन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो उनकी इंडिया की अर्निंग्स है उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये हम कह सकते हैं कि शायद गलत नहीं होगा। बट बाकी वाले पॉइंट्स को लेकर श्योरिटी बहुत ही कम है कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं तो यहाँ पे हमें कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स देखने पड़ेंगे, उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि उनको कौन सी अर्निंग्स पे टैक्स देना है, इंडिया वाली पे देना है, फॉरेन वाली पे देना है, सब पे देना है, तो ये सब चीजें पिक्चर में आ जाएंगी। बट पहले वाला पॉइंट ही थोड़ा सा सही लग रहा है और इसीलिए यही सही आंसर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे एम्बिगुअस सवाल आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ ही जाना होगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो जी, 80C के अंदर आपको कुछ डिडक्शंस मिल जाती हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की एक डिडक्शन है जो यहाँ अवेलेबल रहती है। बट आपको बताना है ये किसकी लाइफ पे आपको अवेलेबल नहीं होगी, स्पाउस, सन, डॉटर या फिर सिस्टर। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिपॉजिट कराते हैं अपना, अपने स्पाउस का, अपने सन का, अपनी डॉटर का, तो डिडक्शन ले सकते हैं। बट सिस्टर के लिए कोई डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है जी हमारे पास, राम इज सुपर सीनियर सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन, द इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर राम इज। अब देखो, राम सुपर सीनियर सिटीजन तो है बट नॉन रेजिडेंट है, तो उसकी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट क्या होगी? देखो, ये वाला सवाल हमारा पुराना है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही आपका आंसर किया जाएगा। और यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सुपर सीनियर सिटीजन वैसे तो 5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए उनका रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो वो 2.5 लाख वाली 2,50,000 वाली स्लैब में ही कवर्ड रहेंगे। इसीलिए करेक्ट आंसर जो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रिगार्ड टू हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, amount of income tax shall be increased by health and education cess। सेकेंड स्टेटमेंट है, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं बट इसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो इनमें से आपको एक ही चूज करनी पड़ेगी, एक ही इनमें से करेक्ट होगी। तो कौन सी वाली करेक्ट होगी वो आपको बताना है। देखो, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज शेल बी इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेकेंड वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, क्योंकि आपका पहले इनकम टैक्स आप कंप्यूट करते हो, इस इनकम टैक्स के ऊपर आप सरचार्ज ऐड करते हो और सरचार्ज ऐड करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है उसके ऊपर आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेवी करते हो। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट तभी होगी अगर सरचार्ज नहीं है, बट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। सेकंड वाली आपकी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है पूरे कंसेप्ट को, पूरी सीक्वेंस को, और इसीलिए वो आंसर यहां पे हमारा बन जाएगा। चलिए, सवाल है, अंडर ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम, तो ये जो सवाल है बेसिकली न्यू टैक्स रिजीम को लेकर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इंडिविजुअल एसएससी कैन ऑप्ट फॉर द ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, तो बिल्कुल न्यू रिजीम आपकी इसी सेक्शन के अंदर यहां पे बता रखी है। टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट अवेलिंग ऑफ द ब्लॉक्ड इंसेंटिव्स, तो अगर आप ये न्यू रिजीम फॉलो करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव्स, कुछ डिडक्शंस को त्यागना पड़ेगा। अगर आप उन्हें नहीं त्यागेंगे तो आपको ये न्यू रिजीम का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और इसीलिए करेक्ट आंसर आपके पास यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी का। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड। देखो, इनकम टैक्स लॉ के अंदर अगर आपको रिफंड मिलना है, उस रिफंड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने सरकार को एक्स्ट्रा टैक्स जमा करवा दी, अब आपका रिफंड आ रहा है सरकार की तरफ से, तो सरकार उस रिफंड पे आपको इंटरेस्ट भी देगी। कितना इंटरेस्ट देगी वो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, 1%, 0.5%, 1.5% या फिर 0.25% पर मंथ। तो प्यारे दोस्तों, जो रिफंड है उस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है 0.5% पर मंथ के बेसिस पे दिया जाता है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है जी, इन रिगार्ड्स टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
तो टैक्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही है, वो आपको बताना है। इट इज टैक्स अवॉइडेंस, इट इज टैक्स इवेशन, इट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम, बोथ ए एंड बी। तो टैक्स प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप अपने टैक्सेस को प्लान करते हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट की डिडक्शंस वगैरह एग्जम्पशंस वगैरह अवेलेबल हैं उनको अवेल करें और अपनी टैक्स लायबिलिटी कम से कम कर दें। तो इसमें आप कुछ इवेजन वगैरह नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ टैक्सेस चुराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो सरकार की आपके लिए इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो लॉ के अंदर आपके लिए एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, आप उनको जेन्युइन तरीके से क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे पास ए बी का नहीं बनेगा, सी का बनेगा। इट इज रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का यहाँ पे बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही, बट अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।